खम्मा गणिसा। आप सब वीडियो देखो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि लेक्चर री फीस बस आप रो सब्सक्रिप्शन है। हम चालू सा राम राम। तो कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि 4 साल में दलितों पर अत्याचार के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। और स्पेशली राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान इसमें इंडिया में सेकंड नंबर पे आ रहा है। राजस्थान में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं दलितों पे। और अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो जैसे मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था कि 2018 में 47,000 कुछ केस दर्ज थे, 47,793, जो कि 2021 में बढ़कर 50,900 के आसपास हो गए हैं। तो ये वाला जो हम कह रहे हैं ये वो केसेस है जो दर्ज हुए हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि जो ओपन अब्यूज़ जो होता है ये उसके केस हैं। मतलब ओपन अब्यूज़, या फिर हम कह सकते हैं जो फिजिकल वायलेंस हुआ है दलितों के खिलाफ, उससे रिलेटेड ये केसेस हैं। समझ रहे हैं आप? जबकि इसके अलावा भी वायलेंस होता है, जैसे कि हैरेसमेंट हम कहते हैं तो हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट नहीं होता है। हैरेसमेंट में फिजिकल के साथ साथ में मेंटल या वर्बल वायलेंस भी शामिल होता है। फिजिकल प्लस वर्बल सारे हैरेसमेंट के केसेस शामिल होते हैं। पर ये जो केसेस दर्ज हुए हैं ये बेसिकली जो अत्याचार यानी जो फिजिकल वायलेंस हुए जिनको रिपोर्ट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, उसके ये केसेस हैं। पर इसके अलावा भी वर्बल वायलेंस या वर्बल अब्यूज़ होता है। वो आज जो द हिंदू है उसमें एक आर्टिकल आया था, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये बेसिकली बात करता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज की डेट में जो यूनिवर्सिटीज़ या कैंपस में एग्जिस्ट करता है, स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आईआईटीज़ हो गई या एनआईटीज़ हो गई, वहाँ पर आज की डेट में भी ऐसे कास्टिस्ट ग्रुप बने हुए होते हैं। मतलब वो डिवाइड होता है अपर कास्ट और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, या फिर हम कहें जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में जो आते हैं उनको एक मतलब जो कहा जाता है समाज में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कैंपसेस में उसकी बात की गई है। और ये एक अलग टाइप का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है और इस डिस्क्रिमिनेशन को कहा जाता है वर्बल अब्यूज़। मतलब वर्बल टॉन्ट्स मारे जाते हैं या सटल रिमार्क्स मारे जाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेशली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाली कैटेगरी से आते हैं। और इसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होते हैं उनके द्वारा कि उनको जो भी रैंक मिली है दिस इज़ बेस्ड ऑन देयर मेरिट। मतलब वो अपने मेरिट को कहते हैं कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बजाय कि जो इनको रिजर्वेशन मिल रहा है उसके। मतलब रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो अपर कास्ट है उनका ये आर्ग्यूमेंट रहता है। और मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि मैंने खुद ने इस प्रकार की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। और मेरी खुद की भी थिंकिंग कुछ टाइम तक ऐसी ही थी, कुछ समय पहले ऐसी ही थी कि अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अब इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। पर अगर आप बहुत इंटरनली देखेंगे तो एक जो वर्बल अब्यूज़ होता है उसको हम कंसीडर करते ही नहीं है, जो वर्बल टॉन्ट होता है उसको कंसीडर करते ही नहीं है। जबकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये जो वर्बल टॉन्ट किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक एलिनिएशन क्रिएट करता है। जो भी सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट से जो पीपल होते हैं या जो शेड्यूल कास्ट से होते हैं उनमें एक एलिनिएशन क्रिएट करता है, उनकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है, उनकी डिग्निटी को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इस प्रकार की वर्बल टॉन्ट्स बहुत ही बुरी चीज़ होती है। और ये कहीं ना कहीं एक नई चीज़ निकल के आ रही है जो हम सो कॉल्ड जो मॉडर्न पीपल होते हैं वो डिनाई करते हैं कि आज के समय में कोई हम कह सकते हैं जो पहले के समय में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था वो आज के समय में नहीं है। तो वो ये डिमांड करते हैं कि अब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पर फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी मेरिट को लेके या एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें दिखता है कि दे आर सुपीरियर इन अ सेंस दैट उन्होंने मेरिट से वो आए हैं, तो उनमें एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें कहीं ना कहीं दिखता है जो कि गलत है। और इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम और एक एलिनिएशन क्रिएट कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स में। तो इसीलिए
इसका अब इसी आर्टिकल में पर्टिकुलरली इसी चीज़ की बात की गई है, और फिर इन्होंने ये भी बताया कि इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती है, मतलब इसका आज की डेट में क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसकी सोल्यूशन ये हो सकता है कि सबसे पहले तो एक फाउंडेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए ऐसी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे कि जो भी जैसे जो अपर कास्ट के जो बच्चे होते हैं, जो इसमें एडमिशन लेते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो उन्होंने अभी तक अपने बचपन से लेके अब तक जो भी कास्टिस्ट आइडियाज़ सीखे हैं वो भूलें, अनलर्न करें उन आइडियाज़ को, और जो हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग हुई है शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ में, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ये माने कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, और उनकी ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिससे कि वो जो रिमार्क्स या जो वर्बल टॉन्ट करते हैं उससे वो लोग बचें। ठीक है, फिर इसके साथ ही इसमें ये भी एक सोल्यूशन कहा गया है कि जो जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर किसी को बुली करता है, किसी SC ST के बच्चे को कोई भी बुली करता है, तो उसके लिए एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करता है, पर उसको जो हेड करता है वो भी SC ST कम्युनिटी के ही फैकल्टी मेंबर्स जनरली हेड करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि एक लॉबी काइंड ऑफ क्रिएट होती है, और मार्जिनलाइजेशन जो बना हुआ है वो ख़त्म नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ख़त्म हो, और जो ये हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स उनके साथ हुई है उसको आज की डेट में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग हो, साथ में इन फ्यूचर सब कैटेगराइजेशन भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है, जैसा कि रोहिणी कमेटी ने OBC कैटेगरी के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। ऐसी भी डिमांड की जाती है कि उस पर्टिकुलर कास्ट में ही सब कैटेगराइजेशन को इन्वॉल्व कर लें, उसको ही उसमें शामिल कर लें। तो अगर ऐसा होता है तो भी कुछ कुछ इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको इससे अवगत करवाती रहूँगी। तो यही ये आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी आई ओपनिंग आर्टिकल था। तो ये पर्टिकुलरली आर्टिकल इसी चीज़ से रिलेटेड था कि कैंपसेस में मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आगे से आगे बढ़ रहा है और कैसे इसको कम कर सकते हैं। हमने आज सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और ये आर्टिकल है बेसिकली, ये भी हम कह सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट पे जो एट्रोसिटीज़ होती है, जैसे कि मैंने इसमें अपने ऊपर वाले आर्टिकल में भी पहले वर्बल टॉन्ट की बात करी, इसके अलावा जो ओपन अब्यूज़ होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 आया था। जो ओपन अब्यूज़ होता है, जो हम कहते हैं ना कि अगर उनके साथ में कोई मतलब कोई वॉयलेंट एक्ट हो रहा है, तो उसके लिए एक तो होता है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो उससे उनके सिविल राइट्स को इंटैक्ट किया जाता है, और इसमें कोई भी एट्रोसिटीज़ होती है तो उससे उनको प्रिवेंट किया जाता है। तो ये था शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एक और एक्ट, मतलब दो इम्पॉर्टेंट एक्ट थे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। ठीक है, इसके अलावा आज के टाइम पे जो कस्टोडियल डेथ है वो एक बहुत ही मेजर इशू निकल के आ रहा है, स्पेशली जैसे इसमें तो तमिलनाडु की बात की है। मैं अगर ओवरऑल आपको बताऊं, एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो डेटा है उसके बेसिस पे और प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स 2021 के बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो जैसे कि अगर मैं आपको इसमें स्टेट्स में बताऊं तो जो डाकर है यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो कस्टोडियल डेथ से सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि राजस्थान भी कहीं ना कहीं है, जो एरिया जितना डार्क है वहाँ पे कस्टोडियल डेथ उतनी ज़्यादा होती है। फिर महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स में आज की डेट में भी कस्टोडियल डेथ का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो 37% जो है शेड्यूल कास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड है, और 37% ऑफ डेटिन्यूज वर शेड्यूल कास्ट इन 2021 इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के पर्टिकुलरली डेटा की बात की है, पर ओवरऑल भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा केस शेड्यूल कास्ट के आते हैं और वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड रहते हैं। और अगर इसमें इंक्वायरी की बात करूँ तो पुलिस, एक भी पुलिसमैन इसमें कन्विक्टेड नहीं है। ये बात की जा रही है डेथ की जो इंक्वायरी होती है ना उसमें, तो एक भी पुलिस को कन्विक्ट नहीं किया गया है। भले ही उन पे इंक्वायरीज बैठती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं, इंक्वायरी वगैरह सब होती है, पर फाइनली कन्विक्ट
की अगर मैं बात करूँ तो 2017 से 2021 में एक भी पुलिस को सज़ा नहीं मिली है। तो ये हम कह सकते हैं इसका इम्पॉर्टेंट डेटा है, और इससे ये भी पता चलता है कि कितना नेग्लिजेंस है सिस्टम में। तो इससे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कस्टोडियल डेथ जो है इसका मतलब होता है एक्सेसिव फोर्स का यूज़ हो, अब्यूज़ का यूज़ हो, या नेग्लेक्ट किया जाए सिस्टम को। तो इन पुलिस स्टेशन, तो वो क्या, उस टाइम पे जो डेथ होती है वो कस्टोडियल डेथ कहलाती है। मतलब इन कस्टडी अगर किसी की डेथ होती है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, किसी जो भी जो जिसको भी जेल में बंद किया है कैदी को, उसके ऊपर अगर एक्सेसिव फोर्स का यूज़ हो, या उसको नेग्लेक्ट किया जाए, या अब्यूज़ हो, तो उससे जो डेथ होती है वो कस्टोडियल डेथ कहलाती है। इसी को लेके जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये रिमार्क किया था कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और किसी की अगर इंटीग्रिटी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन में आज के समय में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है ह्यूमन राइट्स को पुलिस स्टेशन में, ये सीजीआई ने भी रिमार्क किया था। तो इस टाइप के रिमार्क अगर आप अपने क्वेश्चन में भी आता है, कोई कस्टोडियल डेथ या पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और अगर आप ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे सीजीआई हो गए, या उनका कोई स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी के स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको, मैं इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे आप। और कस्टोडियल डेथ वाला जो टॉपिक है ये GS2 हो गया, GS1 हो गया, गवर्नेंस वाला इशू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू होगा, उन सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कस्टोडियल डेथ से। फिर नेशनल कमीशन, ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके अलावा 2001 से 2018 में 1800 से ज़्यादा डेथ्स हुई है, पर सिर्फ 26 पुलिस ही अरेस्ट हुए हैं। मतलब कन्विक्टेड तो आपने देख लिया कितने कम केस हैं, अरेस्ट भी बहुत कम हुए हैं। और रिपोर्ट भी सिर्फ यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही जो पुलिस है उनको अरेस्ट किया गया है। मतलब बाकी स्टेट्स में तो पुलिस मैन पे एक्शन भी नहीं लिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कंसर्निंग डेटा है। अब इसके रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है कि मतलब कस्टोडियल डेथ्स होती क्यों हैं, उसके रीजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि एक्सेसिव यूज़ होता है फोर्स का। ठीक है, जो कस्टडी होती है या पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे एक्सेसिव यूज़ होता है फोर्स का। और सबसे ज़्यादा इसमें मार्जिनलाइज, जैसे मैंने आपको बात किया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई, या जो पुअर फैमिली से आते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र होते हैं। क्योंकि जो हमारा पुलिस जो सिस्टम है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, उसमें आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा फोर्स का यूज़ किया जाता है, स्पेशली फिजिकल फोर्स का। फिर सेकंड है इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, मतलब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। हमारे पुलिस जो जेल्स है वो काफ़ी ओवर क्राउडेड है, ओपेकनेस ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। मतलब अगर किसी को जेल में बंद भी किया जाता है तो बिना रीज़न के भी कई बार उनको बंद कर दिया जाता है जेल में। तो इसमें हम कह सकते हैं ओपेकनेस काफ़ी ज़्यादा है। सब स्टैंडर्ड कंडीशंस है, जेल की सुविधाएं इतनी ज़्यादा, जेल में इतनी सुविधाएं नहीं होती है। मेडिकल नेग्लिजेंस भी रहता है, जैसे किसी की कोई पास्ट हिस्ट्री हो किसी कैदी की, उसको ऑलरेडी कोई किसी मेडिकल कंडीशन से वो सफ़र कर रहा हो, तो उस टाइम पे भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्पेशली जेल्स को लेके अगर मैं बात करूँ तो इतना डेवलप नहीं है। फिर लेंदी जुडिशल प्रोसेस होते हैं, मतलब जुडिशल प्रोसेसेस काफ़ी लेंदी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। कोई स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है, स्पेशली एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन की बात करूँ तो वैसे लॉज हैं, पर स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेके कोई इफ़ेक्टिव लॉ नहीं है। फिर बात करूँ मैं कि इंडिया ने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी साइन किया था, UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में, पर अभी तक इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया। जो कि हम कह सकते हैं कि ये चीज़, मतलब अगर इंडिया रेटिफाई करती है तो इंडिया को डेफिनेटली इस पर काम करना ही पड़ेगा, पर इंडिया ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। और नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रेनिंग जो है पुलिस ऑफिसर्स की, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं होती है। मतलब इनमें ह्यूमन राइट्स और ये वाली चीज़ों को इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक एक हम कह सकते हैं कि दे आर लैकिंग एम्पैथी इन दिस केस, है ना। और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर नहीं की जाती है कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब इसके प्रोविजंस हम देखें तो प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आ जाएगा आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ को इंश्योर करता है। फिर आर्टिकल 22, ये दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। और आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर कोई अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है तो कुछ केसेस में प्रोटेक्शन मिलता है। ये डिफाइन होता है एज पर आर्टिकल 22 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और 21 आप जानते ही होंगे, राइट टू लाइफ से डील करता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो 7th शेड्यूल है उसमें पुलिस उसकी स्टेट लिस्ट में आता है स्टेट गवर्नमेंट की। तो पुलिस जो है या हम जेल कह दें, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस प्रकार की डेथ्स को रोके और उसके लिए इफेक्टिव प्रोविजन या इफेक्टिव लॉ लेके आए। ठीक है, तो ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट में पुलिस। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई रेगुलेशन ला सकती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आया था। PHR का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ऐसा अगर होता है, तो अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके सरकार को काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास एक्ट तो है, पर हमें एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए जिसमें ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो उस पर इफेक्टिवली काम हो पाए। फिर नेक्स्ट प्रोविजन है कि लीगल प्रोविजन भी है, जैसे सेक्शन 41 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 7 एंड 29 ऑफ इंडियन पुलिस एक्ट, कि अगर कोई मतलब कि अगर कोई नेग्लिजेंट है अपनी ड्यूटी निभाने में तो उसको डिसमिस किया जा सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि स्ट्रिक्ट एडरेंस टू ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स एकदम स्ट्रिक्टली एडर होना चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से फॉलो करें, इफेक्टिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा केस निकलता है तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। साथ में प्रकाश सिंह जजमेंट एक आया था, केस सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, तो उस जजमेंट में भी कुछ उन्होंने जो भी बातें बताई थी उस जजमेंट में, उन मेजर्स को भी अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। तो ये था ये केस। अब नेक्स्ट जो है वो है बेसिकली न्यूज़, जो इंडिया में आप जानते होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम किया जा रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर एनर्जी पे बहुत काम किया जा रहा है। तो उसमें सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उनके वेस्ट को लेके प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है इन फ्यूचर, और अभी भी इसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो सोलर PV वेस्ट को कैसे डील किया जाए, मतलब कैसे हम इसको कम कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, वो इस आर्टिकल में बेसिकली इस आर्टिकल में बेसिकली इसी के बारे में बात की गई है। और जो मैं बात करूँ सोलर PV डिप्लॉयमेंट की, तो आज की टाइम पे इंडिया 4th लार्जेस्ट सोलर PV डिप्लॉयमेंट में इंडिया का 4th रैंक आता है, और 62 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है। मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूं मैं इंडिया की, तो इंस्टॉल्ड सोलर पैनल मतलब सोलर कैपेसिटी कितनी है, 62 गीगावाट। ये हमारा है 2022 तक की बात की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अब हम देखते हैं कि सोलर PV वेस्ट जो है वो क्या होता है, PV जो फोटोवोल्टिक पैनल्स है वो किसके बने हुए होते हैं, और इस वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल होता है वो बेसिकली बना हुआ होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इसका 93% पार्ट होता है। इसके अलावा कैडमियम टेलुराइड थिन फिल्म होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कैडमियम होता है, सिलिकॉन होता है, टिन होता है, लेड होता है, ग्लास होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है। तो इस प्रकार के इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इन एलिमेंट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ई वेस्ट जनरेट कर सकता है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो इट कैन जनरेट ई वेस्ट। तो इसीलिए इसका प्रॉपर रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक 2021 की रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा था कि ये जिन भी एलिमेंट से मिलके बना है उनका 50% फिर से रिकवर किया जा सकता है इन मटेरियल से। पर इंडिया में क्या है, आज की डेट में सिर्फ 20% वेस्ट ही रिकवर हो रहा है और बाकी इनफॉर्मली ट्रीट हो रहा है। मतलब जो वेस्ट ऐसे ही पड़ा होता है ना, जैसे 80% वेस्ट का इनफॉर्मली ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो वेस्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा
और उससे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो गैसेज है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इस प्रकार की गैसेज रिलीज हो सकती है, क्योंकि इनफॉर्मली जब ट्रीटमेंट होता है तो उनका ट्रीटमेंट इंसिनरेटर्स में होता है, तो उनको जलाया जाता है, तो उससे बहुत सारी ऑब्नॉक्शियस गैसेज भी रिलीज होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। और पोल्यूशन भी क्रिएट करता है सराउंडिंग में, लैंडफिल्स को में एक्यूमुलेट होके। तो और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ई वेस्ट और पीवी वेस्ट, जो फोटोवोल्टिक वेस्ट है, उनको अलग अलग करने की ज़रूरत है, जबकि आज की डेट में उनको क्लब कर दिया गया है। तो इससे क्या एक प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अगर इनको अलग से पीवी वेस्ट को एक अलग कैटेगरी में रख के ट्रीट करेंगे तो उसका हम कह सकते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। टारगेटेड ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। फिर वन ऑफ द टॉप 5 पीवी वेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया का ये भी है कि इंडिया 2050 तक एक मतलब टॉप 5 पीवी वेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा 2050 तक। तो ये भी काफ़ी कंसर्निंग बात है। तो इसके सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, पहला सोल्यूशन ये है कि इस एक सेंट्रल इंश्योरेंस या रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो अश्योर करे कि उनको फिक्स फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जो भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी वेस्ट कलेक्ट करेंगे और ट्रीट करेंगे, उनको फिक्स फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक सेंट्रल इंश्योरेंस या रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा सकती है। फिर एक सेंसिटाइजेशन ड्राइव शुरू की जा सकती है, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है। डोमेस्टिक डेवलपमेंट जो भी है, मतलब जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट होता है पीवी वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का, कि जो डोमेस्टिक लेवल पे मतलब R&D को प्रमोट करके भी इससे हम कह सकते हैं कि मतलब लोकल सोल्यूशन ये हो सकता है। वोकल फॉर लोकल जैसे कहते हैं ना, वैसे ही लोकल सोल्यूशन हो सकता है अगर डोमेस्टिक R&D को प्रमोट करें पीवी वेस्ट के रिसाइकलिंग में। तो एक नई टेक्नोलॉजी भी इंडिया के खुद के इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है अगर हम डोमेस्टिक R&D को प्रमोट करें तो हमें एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मिल सकती है। फिर एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्टिव भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जितना अर्ली स्टेप लेते हैं उतना ही फ्यूचर की कैटेस्ट्रॉफ से बच सकते हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो उससे बच सकते हैं। फिर रिसाइकलिंग स्ट्रेटजीज भी एकदम प्रॉपर रिसाइकलिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ज़्यादा कोलैबोरेशन भी इसमें होना चाहिए सबका, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका। तो यही ये आर्टिकल था, और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, नया आर्टिकल है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो पीवी वेस्ट है, जो फ्यूचर की हम बात कर सकें क्या प्रॉब्लम और जनरेट हो सकती है और उस प्रॉब्लम का कैसे हम अर्ली सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की और। ये बेसिकली रिलेटेड है जो रशिया बेलारूस के बीच में जो नेक्सस है, स्पेशली आज के टाइम पे रशिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करेगा। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, रशिया ऐसा स्टेप क्यों ले रहा है, इसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आइए हम समझते हैं। तो देखिए, यूके ने सबसे पहले क्या किया है, अभी कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा कि यूक्रेन को एक आर्मर पियर्सिंग राउंड नामक वेपन प्रोवाइड किया है। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसमें डेप्लीटेड यूरेनियम यूज़ हो रहा है। तो इसी वजह से रशिया ने भी ये अनाउंस किया कि वो भी अपनी इंटरनेशनल मतलब अपनी खुद की सेफ्टी के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करेगा। कहाँ पे? बेलारूस में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है और यूके ने ये स्टेप लिया है, तो इससे रशिया ने ये स्टेप क्यों लिया। तो देखिए, डेप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है, ये एक बाय प्रोडक्ट होता है। जब हम एनरिच यूरेनियम को न्यूक्लियर जो वेपन्स हो गया या न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूज़ करते हैं, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब भी एनरिच यूरेनियम को यूज़ करते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट जो निकलता है इस प्रोसेस में, वो बाय प्रोडक्ट डेप्लीटेड यूरेनियम होता है, ठीक है। ये यूरेनियम इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता, पर इससे काफ़ी डिजीज़ हो सकती है, जैसे ये रीनल फंक्शन यानी किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है ना, और भी इससे काफ़ी डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। और अगर ये जैसे कि अगर कोई जैसे टारगेट, अगर इस वेपन से कोई टारगेट मारा और वो अगर टारगेट छूट जाए, अगर वो मिस हो जाए, तो ये डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को और सॉइल को दोनों को पल्यूट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी खतरनाक पॉल्यूशन फैलाने की इसमें क्षमता है।
और वैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन जनरेट नहीं करता, मतलब इट इज़ इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, पर ये कुछ डिजीज जनरेट कर सकता है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसी वजह से रशिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए बेलारूस में ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल कर रहा है। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? इसमें स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, मतलब इसकी लिमिटेड स्ट्राइक कैपेसिटी होती है और डिलीवरी क्षमता होती है, पर स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो होते हैं, पर इस प्रकार की कोई ट्रीटी रशिया ने यूएस के साथ में साइन नहीं की है। नो आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, नॉर्मली क्या होता है, एक आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट यूएस और रशिया में है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। जो बड़े न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, है ना, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है, तो इस प्रकार की जो मिसाइल्स होती है, इसको ये होती है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। तो इनको लेके यूएस और रशिया के बीच में एक आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट है, पर इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए रशिया ने ये प्लान किया है कि वो बेलारूस में इसको इंस्टॉल करेगा। अब बेलारूस में करने का वजह यही है कि यूएस भी अपनी जो उसकी एलीज है, जो यूएस के फ्रेंड्स है यूरोप में, तो यूएस भी जो उसके रशिया के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे ये इंस्टॉल करता रहता है अपने जो भी ये टैक्टिकल वेपन्स है। यूएस भी पहले कर चुका है, तो रशिया भी कह रहा है कि ये भी करेगा। और रशिया को अगर वो बेलारूस में इंस्टॉल करता है तो स्ट्राइक करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और बेलारूस को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बेलारूस की ऐसी है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में बेलारूस आता है, साथ में ये जो 3 नाटो मेंबर्स है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इन तीनों को टच करता है, पोलैंड को टच करता है, यूक्रेन को टच करता है और रशिया को करता है। इसकी बॉर्डर जो बेलारूस की बात कर रही हूँ मैं, तो इसीलिए इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। जो इसकी पॉपुलेशन है उसमें भी रशियन स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है, और पॉलिटिकल टाइज भी इसकी काफ़ी क्लोज है रशिया से। ठीक है, तो इस वजह से बेलारूस हम कह सकते हैं आज के समय में रशिया का काफ़ी अच्छा मित्र देश है। और उसने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो रशिया का मिलिट्री अलाइंस है, उसमें भी बेलारूस है। तो इन सारी रीजंस की वजह से बेलारूस ने इस चीज़ को अलाउ किया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं पूरे ग्लोबल लेवल की बात करूं तो जो पीस है वो कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब होगी, और जो वॉर है, वो जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, वो कहीं ना कहीं और लंबा खिंच सकता है। और वेस्ट है वो और एस्केलेट कर सकता है वॉर को, फ्यूचर में और बढ़ा सकता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो यही था ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। और ये 5th न्यूज़ हमारी है, ये बेसिकली रिलेटेड है पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को लेके। और आप देख सकते हैं जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। और इसमें बेसिकली बात की गई है आज के समय में इंडिया में अगर हम बात करें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड बहुत ही कम कोर्सेज ऑफर होते हैं। पब्लिक एजुकेशन या पब्लिक मैनेजमेंट, तो उससे रिलेटेड ही इन्होंने बात की है। और कैसे अगर हम इन कोर्सेज को बढ़ाते हैं तो ये देश के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कैसे हम इन कोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, वो इस बेसिकली आर्टिकल में बात की है। तो ये हमें ज़रूरी क्यों है, क्यों पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर अच्छी पॉलिसी होगी तो उससे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पब्लिक वेलफेयर इंश्योर हो पाएगा और ईज़ ऑफ लिविंग इंश्योर हो पाएगी। प्लस जो भी एग्जीक्यूटिव जॉब्स है, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करूं, जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, प्लस जो ग्रुप ए सर्विसेज में जो भी जॉब्स रहती है उन सब में पब्लिक मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पर क्योंकि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन इसमें प्राप्त नहीं कर रखी होती है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव जॉब्स को अच्छे से कैरी कर पाएँ। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी पब्लिक मैनेजमेंट है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए उनको फॉर्मल एजुकेशन मिले। प्लस प्राइवेट सेक्टर की भी मैं बात करूं तो वैसे प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक मैनेजमेंट के जो हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत कम होती है। जैसे वैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें ज़्यादातर टेक्निकल जॉब्स या जो मैनेजेरियल पोजीशंस हो गई, उसमें कहा जाता है कि उसमें
ये ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और उसमें बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे CSR हो गया या कंसल्टेशन हो गया या गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स हो गए, बस उसी इन्हीं रोल्स में प्राइवेट सेक्टर्स का की अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहें कि जैसे अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की भी, तो एज़ पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टोटल 3,182 इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, पर उसमें से सिर्फ 130 ही कॉलेजेस हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, सिर्फ 130 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स को ऑफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कम नंबर है आज के समय में, जबकि गुड पॉलिसी मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई, पब्लिक वेलफेयर भी हो गया, ईज़ ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स और गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर की हम बात करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रुप ए सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये आप समझ चुके होंगे, है ना। और प्राइवेट सेक्टर में भी है इसका रोल, पर थोड़ा लिमिटेड है, और फिर भी प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अब इसमें क्या इन्होंने सजेशंस दिए हैं कि पब्लिक मैनेजमेंट को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है UPSC में, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो भी UPSC के थ्रू जो गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे, तो उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। इवन अगर आप इसको क्लियर नहीं भी कर पाते हैं एग्ज़ाम को, तो भी आपको जो सेंसिटिविटी पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ने से डेवलप होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जो पब्लिक इश्यूज़ को आप डील कर पाएंगे और समझ पाएंगे वो भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। फिर ये एक इंसेंटिव भी क्रिएट करेगा यूनिवर्सिटीज़ को कि वो इस कोर्स को ऑफ़र करें। तो जैसे हम कहते हैं कि आज के टाइम पर सिर्फ 130 कोर्सेज़ 130 यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स ऑफ़र हो रहा है, तो अगर ये UPSC में कंपलसरी सब्जेक्ट बनता है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस पब्लिक मैनेजमेंट के कोर्स को ऑफ़र कर सकते हैं। फिर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उनका भी हम जैसे देखें तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी जो कंपोनेंट है, लार्जर कंपोनेंट इसमें बनाया जा सकता है पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक स्टडी को लेके। और गवर्नमेंट इसके लिए कैन क्रिएट सर्टेन स्पेशलाइज्ड पोजीशन, गवर्नमेंट भी स्पेशलाइज्ड पोजीशन बना सकती है पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट की, जिससे उनको डायरेक्ट जो जॉब मार्केट में एंट्री मिल पाए। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड था। द हिंदू का काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, तो मैंने सोचा आपसे ये भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो पब्लिक पॉलिसी हो गया उससे रिलेटेड बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, जो GS2 है हमारा उसमें आ जाएगा ये, है ना। अब नेक्स्ट है ये बेसिकली जो हम राइट टू हेल्थ बिल को लेके बहुत चर्चा चल रही है बहुत समय से, उसी में ही थोड़ा सा डेवलपमेंट है। राइट टू हेल्थ के बारे में, उस बिल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, 2 बार प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो अच्छी बात की है वो ये कही है कि जो डॉक्टर्स कंटिन्यूसली इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, इसको लेके जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है। उसमें मतलब वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि एक सोशल डायलॉग होना चाहिए रैदर देन अथॉरिटेरियन मेजर। एक सोशल डायलॉग होना चाहिए, उनके साथ में अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, जिससे एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकल के आ पाए गवर्नमेंट और मेडिकल सेक्टर, जो स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके बीच में। तो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन के लिए एक सोशल डायलॉग होना इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टेट है उनको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, डॉक्टर्स में ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा अपने एक्शंस के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेटेबल एक्शंस। क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो मतलब गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो कंपनसेशन उनको दिया जा रहा था पहले भी, वो टाइम टू टाइम नहीं दिया जा रहा था। जो भी जैसे जो चिरंजीवी योजना हो गई सरकार की, और भी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है, उनमें उनको कंपनसेशन टाइम टू टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वो इसको लेके कंटिन्यूसली जो है हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कंटिन्यूसली हड़ताल कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में बेसिकली ये भी कहा है कि जो हेल्थ है, ह्यूमन लाइफ है, वो सबसे ऊपर है। मतलब वो अपना नैरो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, मतलब नैरो प्रोफेशनल और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए किसी की लाइफ को आप एंडेंजर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें हम जो लार्जर पब्लिक गोल है, लार्जर पब्लिक गोल को देखेंगे, तो ये जो राइट टू हेल्थ है ये बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ को इंश्योर करता है। जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें जो राइट टू लाइफ है उसको ये इंश्योर करता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स
और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उन दोनों को इंश्योर करता है। और इससे लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो ड्रास्टिकली कम होगा। फिर जो डॉक्टर्स कहते हैं कि स्टेट ही सोल प्रोवाइडर है सर्विसेज का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये राइट टू हेल्थ इंश्योर करना राइट टू लाइफ को इंश्योर करने के बराबर है। फिर इसका सोशल ऑडिट भी होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा देगी उनको वापस रीइम्बर्स किया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस हैं इसमें। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक 1989 का जजमेंट है, उसकी भी बात की है कि जो भी इंजर्ड सिटीजन को लाया जाता है उसको इंस्टेंटेनियसली उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको मेडिकल एड मिलना चाहिए, मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि लाइफ को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई नेग्लिजेंट डेथ होती है तो ऐसे केस में क्रिमिनल लॉ के थ्रू उन पर प्रोसीजर किया जा सकता है। तो ये चीज़ बाद में होनी चाहिए, उससे पहले उनका इंस्टेंट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही था। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल था इसमें, वो बेसिकली था एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड, की जो भी सर्विसेज होती है, जैसे हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, मतलब जिनको हम कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज, तो उसको लेके भी प्रीवियसली ये एक्ट आया हुआ है। तो इन सर्विसेज में कोई भी जो भी इसके प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए या वाटर सप्लाई जो कर रहे हैं उनके कार्मिक हो गए, फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी इसमें काम करते हैं प्रोफेशनल्स, उन सबके मतलब वो कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते, ऐसा ये रूल कहता है। पर फिर भी सरकार इसके अंतर्गत जो एक्शन लेना चाहिए वो अभी नहीं ले रही है। गवर्नमेंट काफ़ी लीनियंट है डॉक्टर्स को लेके, तो उनसे भी यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो भी अपनी जो हड़ताल है उसको बंद करें, जिससे कि लोगों की लाइफ है जो खतरे में अभी पड़ी हुई है कंटिन्यूसली, जो जयपुर में भी आप देख सकते हैं न्यूज़ में आ रहा है, उस चीज़ को भी प्रिवेंट किया जा सके। फिर ये कुछ छोटे से आर्टिकल थे, आपने ये एक दो दिन से चल रहा है कि यूपीआई ने 1.1% चार्ज बढ़ा दिया है अगर 2000 से ऊपर पेमेंट होता है तो असल में ये न्यूज़ ये है कि यूपीआई ने चार्ज तो बढ़ाया है, पर ये 2000 से ऊपर अगर आपके वॉलेट से पेमेंट होता है, मतलब जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई का मतलब होता है, पीपीआई वॉलेट का मतलब ये होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा पीपीआई वॉलेट। ठीक है, मतलब जो भी, जैसे आपने फ़ोन पे वगैरह देखा होगा, या कोई पर्टिकुलर जैसे क्या कहते हैं, ये पेटीएम हो गया, तो उसमें पेटीएम वॉलेट आता है। तो उस वॉलेट में जो कैश रखा जाता है, अगर वो 2000 या उससे ज़्यादा है और उसमें से अगर पेमेंट होता है तो 1.1% का चार्ज लगेगा, और वो चार्ज भी मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे लगेगा। मतलब जो बिजनेसमैन है जो वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके अगर वॉलेट में ये पैसा है तो उस पर लगेगा। जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, ये चार्ज कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा। पर फिर भी जनरली ये सोचा जाता है कि अगर मर्चेंट्स पे कोई पैसा लग रहा है, अगर बिजनेस पर्सन पे पैसा लग रहा है, तो ओवरऑल वो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है कस्टमर्स को। तो अब देखते हैं क्या इसमें अफेक्ट होता है। पर बेसिकली इसमें बात ये थी कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में कोई चार्ज नहीं है, नो चार्जेस ऑन बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड पेमेंट इन यूपीआई। ठीक है, पीपीआई वॉलेट की बात की गई है, उन्हीं की बात की गई है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब यूपीआई इकोसिस्टम के पार्ट माना जाता है पीपीआई वॉलेट को। यही ये बेसिकली आर्टिकल था। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल है वो, अभी जो गूगल के ऊपर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने 1338 करोड़ रुपए की पेनल्टी चार्ज कर दी है। क्यों की ये चार्ज? क्योंकि जो गूगल है वो एक, हम कह सकते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ है जो एंटी कॉम्पिटिटिव डिक्लेयर की गई है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, और इसी वजह से इतनी पेनल्टी चार्ज की गई है। क्योंकि गूगल अपनी एक मोनोपॉली क्रिएट कर रहा है। मोनोपॉली मतलब आप समझते होंगे कि मार्केट में सिर्फ वो चाहता है कि गूगल ही एक सर्च इंजन चले, दूसरे और भी सर्च इंजन होते हैं जैसे बिंग हो गया और दूसरे सर्च इंजन्स भी होते हैं, पर आप सब भी यही जानते होंगे कि गूगल ही
एक सर्च इंजन है, तो वो अपनी एक मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर रहा है। साथ में वो अपने ऐप्स भी ला रहा है, वो जो कि इनबिल्ट ऐप होते हैं। अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे तो गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप उसमें ऑलरेडी रहते हैं। तो उससे जो दूसरे ऐप्स है, मतलब दूसरे ऐप्स को या दूसरे कोई भी जो वो सर्च इंजन है उनको डेवलप होने का मौका नहीं मिलता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक हेल्दी कंपटीशन इंश्योर करता है, उनके द्वारा इस जो गूगल पे 1337 करोड़ का पेनल्टी को इम्पोज किया गया है। और फिर उसको ये भी डायरेक्ट किया है कि जो भी जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप्स है, जो साइड लोडिंग होती है, एंड नॉट डिनाई एक्सेस टू इट्स प्ले सर्विस एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस टू डिसएडवांटेज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनको कोई भी डिसएडवांटेज ना हो और एक हेल्दी कंपटीशन इंश्योर हो पाए, हेल्दी कंपटीशन इंश्योर हो पाए, उसके लिए ये पेनल्टी गूगल पे लगाई गई है। अब मैं आपको थोड़ा NCLAT के बारे में बताऊं तो नेशनल कंपनी लॉ ये एपिलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। एपिलेट ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अगर कोई ऑर्डर है, उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेन किसी को फाइल करनी हो, जैसे अगर NCLT ने कोई ऑर्डर दिया अंडर कंपनीज एक्ट 410 सेक्शन जो 410 ऑफ कंपनीज एक्ट में, क्या ये उसमें ये रहता है कि अगर NCLT के ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी हो तो इस सेक्शन के अंतर्गत आप NCLAT में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। फिर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके भी सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग अगर उसके कोई फैसले से आप अगर कोई उसके फैसले से अगर नाखुश होता है तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। और फिर अगर उसके भी फैसले से खुश नहीं हो तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई चाहे तो डायरेक्ट अंडर सेक्शन 202 एंड 211 ऑफ IBC डायरेक्ट NCLAT में भी अप्लाई कर सकता है अगर किसी को कोई कंप्लेन हो तो। फिर अगर कोई नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से भी नाखुश है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। तो यही बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एडिटोरियल थे द हिंदू के, और इसमें राजस्थान पत्रिका के भी हैं, पर उनको मैंने डायरेक्ट कवर कर लिया। आज मैंने उसकी जो फ़ोटो है वो इसमें नहीं लगाई है। तो दोनों न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने कवर कर लिया है। तो आई होप सो आपको सारे आर्टिकल्स पसंद आ रहे होंगे। आप अपने जो भी नियर बाय ग्रुप्स हैं उसमें भी इनको शेयर कर सकते हैं, खुद के नोट्स अपडेट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।